आज हम बात करते हैं यूपीएससी 2021 में जो भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे थे पॉलिटी से, उनका एनालिसिस हम देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को बनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। तो प्रथम कथन हम देखते हैं कि जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरिता संप्रभु है। ये भी बात ठीक है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। अब भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे देश में जो संविधान है वो सर्वोच्च है, इसलिए यहाँ की संसद की जो भी विधि निर्माण शक्ति है वो परिसीमित हो जाती है। तो ये कथन सही होगा। ठीक है। सेकंड हम देखते हैं, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं, क्योंकि ये भी सही है। क्योंकि आर्टिकल 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि जो भी संसद संविधान संशोधन करती है, मतलब संसद कोई भी संविधान में संशोधन करती है तो उसकी वो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है और वो आर्टिकल 145 के तहत उसको प्राप्त है। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है। फिर हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। तो ये है आर्टिकल 21 में। ठीक है। क्योंकि 24 अगस्त 2017 को के जस्टिस KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ एक केस आया था, तो उसमें 9 न्यायाधीशों की एक बेंच बैठी थी। तो उसमें एक ऐतिहासिक निर्णय आया था कि जो निजता का अधिकार है उसको एक मौलिक अधिकार बताया गया था, और उसी समय से ही ये अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार बन गया था। ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एन गोपाल स्वामी आयंगर समिति के सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं था, क्योंकि एन गोपाल स्वामी अयंगर ने 1950 में केंद्र सरकार के मशीनरी है जिसके पुनर्गठन की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसमें उन्होंने बताया था कि जो मंत्रालय का सामूहिकरण की उन्होंने बात की थी, और जो कर्मी थे उनकी क्षमता के आधार पर उनको जो काम था उनको बांटने की इसमें बात की गई थी। ठीक है। तो ये ऑप्शन कथन नंबर 1 गलत होगा। और सेकंड कथन क्या है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति आधार पर वर्ष 1970 में कार्य विभाग का गठन किया गया, ये भी ठीक है, और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। तो ये कथन सही होगा। तो आंसर होगा केवल 2। ठीक है। फिर हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। ये भी गलत है, कि भारत में ऐसा कानून है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 के क्लोज 7 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 लोकसभा क्षेत्रों से ही चुनाव लड़ सकता है, उससे अधिक से नहीं लड़ सकता है। ठीक है। ये तो गलत होगा। तो 1991 के लोकसभा चुनाव में देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था, तो ये भी गलत होगा। उन्होंने 1991 में नहीं लड़ा था, उन्होंने 1989 में लड़ा था। ठीक है। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजय हुआ हो। ये भी गलत होगा, क्योंकि अक्सर चुनाव का जो खर्च है वो केंद्र सरकार ही उठाती है, निर्वाचन आयोग ही उठाता है। ठीक है। इसलिए वो भी गलत होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसका खर्च नहीं उठाता या उसकी पार्टी नहीं उठाती है। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो उसे ऐसे कैदी को पेरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे अधिकार का मामला बन जाता है। ये भी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने पर्याप्त आधार प्रस्तुत भी करता है तो लेकिन उसको, क्योंकि उसका ये अधिकार का मामला नहीं बन जाता है, ये कोई पर्टिकुलर नहीं है कि उसको छोड़ना ही पड़ेगा, उसको पेरोल देनी ही पड़ेगी। उसको प्रशासन मना भी कर सकता है, उसको रोका भी जा सकता है। ठीक है। और सेकंड कथन है कैदी को पेरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने अपने नियम है, ये कथन सही है। इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण मतलब नोडल एजेंसी है। तो इसका आंसर होगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है।
यो जो भी ये जो है अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006, इसकी धारा 11 में ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन एक नोडल एजेंसी, कोई भी प्राधिकारी इसके अंतर्गत आता है। फिर हम क्वेश्चन देखते हैं कि कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालिक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को निर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसका उल्लंघन करता है? अनुच्छेद 14 का। ठीक है, क्योंकि विधि की समक्षमता तथा विधियों का समान संरक्षण की इसमें बात की गई है। ठीक है, हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। तो इसमें हल्का सा ट्विस्ट क्या किया है क्वेश्चन में, क्योंकि उसको हवालात में नहीं रखा जाता, उसको जेल में रखा जाता है, तो इसलिए गलत होगा। सेकंड कथन हम देखते हैं, क्योंकि न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी आपको कभी पुलिस पकड़ लें और आपसे पूछताछ करने की कोशिश करे तो आपसे वो पुलिस अधिकारी बिना न्यायालय की अनुमति के आपसे पूछताछ नहीं कर सकता। तो ये अधिकार आपको पता होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो ये दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, यह तो बिल्कुल नहीं होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, ये भी नहीं होगा। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रतिनिधि, ये भी नहीं होगा। तो आंसर होगा अपना न्यायालय की स्वतंत्रता सुरक्षित है, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र एक अंग है, तो ये संघीय स्वरूप का एक अनिवार्य विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो बताइए। तो देखते हैं हम कथन, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने और अपने नैसर्गिक अधिकार की रक्षा करने तथा अपनी जीविका साधनों को सुरक्षित करने का अधिकार रखते हैं। ये तो बिल्कुल गलत होगा, तो लोगों का हाथों में कानून दे देंगे तो लोग तो पता नहीं क्या कर देंगे। बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते हैं, ये भी नहीं होगा। एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसके एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर होगा जो सबसे उत्कृष्ट आंसर है, ये है क्वेश्चन नंबर ए, मतलब क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर नंबर ए। व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है, ठीक है, जिसकी एक संगठित सरकार है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने तो बुलाया जा सकता है, ये भी सही है। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा केवल एक। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 137 के तहत इसको सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, ये भी सही है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर ये प्रावधान नहीं है। ठीक है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी परिस्थिति से वंचित नहीं किया जा सकता,
कि इसको जोर किस पे दिया जा रहा है, किसी भी परिस्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी नागरिकता को से वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 5 के क्लोज गेम में ऐसा प्रावधान किया गया है कि उसकी नागरिकता से केंद्र सरकार उसको वंचित कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता के सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। तो बताइए कौन सा है, ये तो आप बता ही सकते हैं। एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, सत्यों का केंद्रीकरण, ये तो होगा ही नहीं। निर्वाचित सरकार, ये भी नहीं होगा। तो इसमें सबसे सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत कौन करता है, स्वतंत्रता की शक्तियों का पृथक्करण, क्योंकि सभी शक्तियों का पृथक्करण है। और ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये आप बताओगे। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है और किसका भाग है, ये नीति निर्देशक तत्वों का भाग है या मूल अधिकारों का भाग है, किसका भाग है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। बताइए, समता का अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्रता का अधिकार, कल्याण के उदाहरण। ये करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये हैं आर्टिकल 39 के क्लोज गेम में। ठीक है, आर्टिकल 39 के क्लोज गेम में का प्रावधान है। तो हम आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है, कि बताइए कि संवैधानिक सरकार का आशय क्या होता है। किसी राष्ट्र परिसंघ की संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार जिसका प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हों, कोई सरकार जिसका प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हों, और कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं में परिबद्ध हो, क्योंकि हमारे देश की जो सरकार चलती है वो संविधान से चलती है। तो इसका संवैधानिक सरकार का आशय क्या होगा, कोई भी सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। ठीक है, तो आंसर डी होगा। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, संपत्ति का अधिकार क्या है, क्योंकि ये पहले एक मौलिक अधिकार था। ठीक है, तो अभी ये है, अभी क्या है, ये विधिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, ऐसा नहीं है। ये विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, ये सही है। तो ये मूल अधिकार केवल नागरिक को प्राप्त है, ये पहले था, ऐसा नहीं है। ये न तो मूल अधिकार नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। अनुच्छेद 300 मतलब 300 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, भारत के संदर्भ में हल्बी और कोई पद किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आ गया हमारा हिस्ट्री से, जिसको बाद में हम देखेंगे। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तंत्रनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, और ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बच गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न पद्म पुरस्कारों के संबंध में लिए कदमों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है। भारत रत्न पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के क्लोज 1 के अंतर्गत उपाधियां, ये भी गलत है। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कार केवल एक बार निलंबित किया गया था, ये भी गलत है। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कार की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो हमने एनालिसिस कर लिया है कि यूपीएससी 2021 में जो भी क्वेश्चन आए थे पॉलिटी में, उसका हमने अच्छे से एनालिसिस किया गया है। और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में, तो इस प्रकार हम यूपीएससी के जितने भी पेपर पूछे गए हैं पीवाईक्यू का, उनका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।